हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो आज आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो भी जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कोई और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। हम आज बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की, जो नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुई है और उसके जो ऑनलाइन फॉर्म्स है और उनका भी जो है अभी डेट चल रहा है। बहुत लोगों ने फॉर्म भरा भी होगा और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है और जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता है, हम बिल्कुल डिटेल के साथ इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी होता क्या है, इसका फी क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसकी जो एज क्राइटेरिया क्या है और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है सो डैट और कैसे इसको अप्लाई करना है, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आपको फिर कहीं और से कोई भी चीज इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को फुल देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली जो एसएससी जीडी होता क्या है, इसमें बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो बीएसएफ है, सीएपीएफ है, और भी सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी के थ्रू जो उनके पोस्टर्स होते हैं उनको वो जो है फिल करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। इसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कब से बनना स्टार्ट हुआ है, 5 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक इसकी डेट है। मतलब इसका डेट ऑलरेडी जो है स्टार्ट हुआ है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो आज भर सकते हैं। 14 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। कब इसका एग्जाम होगा, जैन फेब 2025, मतलब कि इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं इसका एग्जाम होगा। कब, ये टेंटेटिव डेट होता है, इसमें थोड़ा वेरी भी हो सकता है, इसमें चेंज भी हो सकता है, बट टेंटेटिव डेट आप मान के चल सकते हैं कि जैन या फेब में इसका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक, टोटल वैकेंसी की देखो, इसमें मैंने आपको बोला था, ये आप देख सकते हैं कि कहाँ हुआ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एसएसएफ है, और भी है, राइफलमैन जनरल है, नारकोटिक्स है, एनसीबी है, आसम राइफल्स है। इन सब में जितने भी ये पोस्ट्स हैं जो फिल होने वाले हैं वो एसएससी जीडी के थ्रू ही होने वाले हैं। लेवल 1 भी इसमें रहने वाली है और लेवल 3 भी इसमें रहने वाली है और काफी अच्छी पोस्ट हैं। काफी बहुत सारे पोस्ट हैं, 40,000 के आसपास वैकेंसीज है। जम्मू जो है जो जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारे पोस्ट इसमें है जो कि हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। आपका जो है आसामीज है, बंगाली है, कन्नड़ा है, गुजराती है, और भी मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, पंजाबी है, उड़िया है। तो इन 13 लैंग्वेजेस में आपका एग्जाम होगा इन एडिशन टू इन हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब इंग्लिश और हिंदी में तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते कि नहीं जी, ना ही मुझे हिंदी आती है और ना ही मुझे इंग्लिश आती है, मैं चाहता हूँ कि और में जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मेरा एग्जाम हो, तो इन 13 लैंग्वेजेस में भी आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑप्ट फॉर इंग्लिश। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इंग्लिश को ही ऑप्ट करते हैं। ठीक, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें आपका फिजिकल, अब आपका टेस्ट हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद मेडिकल जो आपका एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलता है। तो इसमें क्या है, एक पहले क्या होता है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है और आपको भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक, ये है जी आपकी मोटा मोटा हमने इसमें बात करी है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी हम अभी बात कर रहे हैं। अब पे स्केल क्या रहने वाली है, ओबीसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक, देखो इसमें पे लेवल 1 है। पे लेवल 1 का मतलब होता है इसकी जो बेसिक पे होती है 80,000 से लेके 56,900 तक होती है फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही एनसीबी, एंड पे लेवल 3 फॉर ऑल अदर पोस्ट्स
पे लेवल 3 फॉर ऑल अदर पोस्ट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे लेवल 3 का होना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें वो भी हम आगे जाके देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, पे लेवल 3 में क्या जो बेसिक पे आपका होता है 21,700 से लेके 69,100 तो होता है, और पे लेवल 1 में जो मैंने आपको भी बोला। ठीक, अब अगर हम देखेंगे पे लेवल 1 की बात करेंगे, इसका बेसिक पे रहता है 18,000। सपोज अगर आपका बेसिक पे 18,000 है तो इन हैंड सैलरी कुल मिला के आपको 25,000 मिलेगी। ये मैं लेवल इसकी बात कर रहा हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही एनसीबी। और पे लेवल 3 जो जितने भी बाकी पोस्ट्स हैं उनके लिए पे लेवल 3 रहने वाली है। पे लेवल 3 का बेसिक पे होता है 21,700, लेकिन इसका जो अगर हम देखेंगे कुल मिला के जो इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है वो डेट विल बी अराउंड 35,000। तो 35,000 सैलरी होना, 10th बेस्ड एग्जामिनेशन भी, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास ही है, तो वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। ठीक, और ये फॉर्म हम सबको आपको भरना चाहिए। अब वैकेंसी डिटेल क्या है, वैकेंसी बीएसएफ में कितने आप देख सकते हैं। देखो बीएसएफ की बात करेंगे, एससी में इतने पोस्ट है, एसटी में इतने पोस्ट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जो अनरिजर्व है यूआर जिसको हम ओपन मेरिट भी कहते हैं इसमें इतने पोस्ट हैं। टोटल जो मेल्स की जो पोस्टें हैं बीएसएफ में 13,306। इसी तरह फीमेल की बात करेंगे 2,348 और ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो कुल मिला के 15,654। सिमिलरली सीआईएसएफ में इतने पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में 11,000 के आसपास पोस्ट है। देन में एसएसबी, उसके बाद है आपका आईटीबीपी, एआर यानी कि आसाम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी 22 पोस्ट। तो काफी ज्यादा मतलब हम कह सकते हैं अमेजिंग पोस्ट है, बहुत ही ज्यादा पोस्ट है इसमें। तो आप सबको ये फॉर्म भरना ही भरना चाहिए। और जो ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करेंगे, देखो तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो मेल्स के जो टोटल पोस्ट है 35,612 है। फीमेल्स के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 3,869 है। टोटल पोस्ट आपके लिए 39,489। तो कुल मिला के आपके लिए 40 के पोस्ट अराउंड इस एग्जाम में होने जा रहे हैं। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, जो वैकेंसीज होती है वो टेंटेटिव होती है, मतलब कि ये चेंज भी हो सकती हैं, हालांकि कम नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वैकेंसीज होती है वो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक, देन ये इंपॉर्टेंट चीज था। इसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। देखो ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो एज लिमिट आपका 18 से लेके 23 ईयर, मतलब 18 से लेके 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अब आप इसको कट ऑफ डेट क्या होता है, कट ऑफ डेट 1 Jan 2025, मतलब कि ये एक ऐसा डेट है जहां से आप एज को काउंट करेंगे, मतलब कि कट ऑफ डेट होता है। अब एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, एग्जैक्टली भी यहाँ पे दिया हुआ है, द कैंडिडेट इज नॉट बॉर्न बिफोर 2 Jan 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 Jan 2007। कहने का मतलब है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन दो डेट्स के दरमियान लाई करनी चाहिए। ना ही आप 2 जनवरी 2002 से पहले पैदा होनी चाहिए और ना ही आप 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा होनी चाहिए। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इन दोनों के दरमियान लाई होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 18 से 23 साल होनी चाहिए। और कट ऑफ डेट क्या है 1 Jan 2025। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए हैं जो कि आप इस नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। देन आपको पता है कि रिलैक्सेशन मिलती है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये भी आप देख सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, हाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इसका भी जो कट ऑफ डेट है वो भी 1 Jan 2025 को होगा। मतलब कि ये एक ऐसा डेट है जहां पे आपको एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें, देखो the candidates must have passed the matriculation or 10th class examination from the recognized board, university as on or before the cutoff date 1 Jan 2025। मतलब इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है 10th पास है। 10th पास मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो इसका कोई उतना क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल 10th पास होनी चाहिए। और 10th पास कब तक आप होनी चाहिए 1 Jan
2025 ये एक ऐसा डेट है जहां तक आपको अपनी जो 10th पास की जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल करानी चाहिए। तब तक आपके पास सर्टिफिकेट आपके हाथों में होनी चाहिए, तब जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए, बाकी और भी क्वालिफिकेशन आपको जरूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, the candidates who have not acquired the essential qualification as on stipulated date 1st of Jan 2025 will not be eligible, वो एलिजिबल नहीं होंगे और उनको भरना ही नहीं है, नॉट अप्लाई, उनको फॉर्म भरना ही नहीं है। एक ऐसा डेट है जहां तक आपको अपनी डिग्री जो ये 10th पास की जो सर्टिफिकेट है वो आपको अवेलेबल करानी होगी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन अगर हम बात करेंगे, देखो होता है क्या है, कुछ लोग जो है एनसीसी वो नहीं होता, वो एनसीसी जो आपको पता होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो एनसीसी सर्टिफिकेट कुछ लोगों के पास होता है, तो उनको कुछ इंसेंटिव के तौर पे या कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो अगर आपके एनसीसी में कुछ कैटेगरी होती है, एनसीसी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपको एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मिलेंगे ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन एज बोनस मार्क्स। तो अगर आपको सी कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिलेंगे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये जो है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को उनका एक बोनस और इंसेंटिव मार्क्स मिलते हैं। ठीक, ये है जी इसमें। हाँ, अगर अब आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो all the candidates who wish to apply in response to the examination notes and have not generated their one-time registration on the new website of Commission will be required to do as the earlier OTR generated on the old website of Commission will not be functional for the new website। कहने का मतलब है एसएससी की पहले पुरानी वेबसाइट हुआ करती थी ssc.nic.in, अब वो बंद हो चुके हैं, वो फंक्शनल नहीं है। अब जो लोग नए हैं, जो एसएससी पे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको जाना है इनकी नई वेबसाइट पे ssc.gov.in, वहां पे ओटीआर करना है। ओटीआर करने का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, वहां पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करने हैं, वहां पे फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, फिर आपको जो बाकी जो एप्लीकेशन होंगे वो आपको सबमिट करनी होगी, जो ऑनलाइन डिटेल्स होंगी वो आपको सबमिट करनी होंगी। अब जिन लोगों ने इस वाली वेबसाइट, जो नई वाली वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर किया है किसी और एग्जाम के लिए, उनको ओटीआर नहीं करना है। कहने का मतलब है जो पहली बार वेबसाइट का विजिट कर रहे हैं, जो पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, उनको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी एसएससी का कोई फॉर्म भरा है, उनको ये ओटीआर नहीं करना है, उनको डायरेक्ट लॉगिन करना है, अपनी जो यूजर नेम और पासवर्ड है उससे उनको लॉगिन करना है इनकी नई वेबसाइट ssc.gov.in पे। तो बाकी जो डिटेल्स है वो इस एग्जाम के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और जो भी लोग नए हैं एसएससी वेबसाइट पे, उनको एक ही बार में आज ओटीआर करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर जब वो कल को एसएससी का कोई और एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तब उनको ओटीआर करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उनको तब जो है डायरेक्टली लॉगिन करना है, जो उनका आप यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा, तो बस मसला खत्म। बाकी जो भी अब एग्जाम फिर आएंगे वो उनके लिए उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। बाकी आपको पता है कि आपको जो है फोटोग्राफ कैसे लेना है। ठीक है, आपका जो है सिग्नेचर वो चीज मतलब कि जो आपका फोटोग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। ensure the camera is at eye level before taking the photo, position yourself directly in front of the camera and look straight ahead, मतलब कि आप सीधे होने चाहिए, इधर उधर आपको नजर नहीं देनी है when you are capturing your photograph। ensure that your face is fully inside the red rectangular area delineated by the camera and that it is neither too close nor too far, it should cover the। ये आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको कोई कैप नहीं पहननी है, कोई मास्क, कोई ग्लासेस, कोई ईयरफोन, हेडफोन, जब भी आप कैप्चर फोटो करेंगे ये चीजें आपको पहननी नहीं होगी। ठीक, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी आपको पता है कि जेपीजी फॉर्मेट में आपको किसी पेपर पे अपना सिग्नेचर करना होगा, फिर उसका फोटो कैप्चर करना होगा, स्कैन करना होगा, उसका जो है 10 to 20 के भी वो होना चाहिए। फिर जो डायमेंशन है वो भी आप रख सकते हैं। ठीक, ये भी आप पढ़ सकते हैं हमें क्या करना है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे, सबसे मिनिमम फीस होता है एसएससी का 100 रुपीज फी है। इसमें उतना कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। और इसमें जो है जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां हैं, और जो कैंडिडेट्स एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन है, देयर फॉर रिजर्वेशन और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी।
जो विमेन कैंडिडेट्स है, जो फीमेल कैंडिडेट्स है, जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई भी फी नहीं भरना है। वो बिल्कुल मुफ्त में जो है फॉर्म भर सकते हैं, फ्री फॉर्म भर सकते हैं, उनको कोई भी फी नहीं भरना है। फी बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपीज का फी भरना है। काफी इंपॉर्टेंट अपार्टमेंट है, आप सबको ही भरना चाहिए। देन इसमें और क्या चीज है इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। हर किसी स्ट्रीम में जो है इसका सेंटर होता है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जो हम जो है नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, ये आप देख सकते हैं। नॉर्थ 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 वेस्ट रीजन में हम सब आते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो चंडीगढ़ में भी हो सकता है, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, ठीक है, अमृतसर, बठिंडी। तो मतलब जनरली जो है जो जम्मू का कैंडिडेट्स हैं उनको जम्मू में सेंटर होता है, और जो श्रीनगर के जो कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनको श्रीनगर में होता है। जनरल इन सब केस है, एक्सेप्शनल केस में हो सकता है जो श्रीनगर का जो कैंडिडेट है उसको जम्मू में होगा, बट मेजोरिटी जो मैक्सिमम केसेस में आपका जो सेंटर जो कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनको श्रीनगर में होगा, और जो जम्मू के कैंडिडेट्स हैं उनको जम्मू सांबा में होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटर की हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, देन आपका क्या होगा भाई, हाँ जी, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे। आप सबको पता है ये 4 पोर्शन हर किसी एग्जाम, मैंने हर टाइम आपको बोला है, आपको जो 4 पोर्शन होते हैं वो आपको पढ़नी चाहिए, हर किसी एग्जाम में आता है। आपका रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश, 4 पोर्शन हर किसी एग्जाम में आते हैं। इसका स्कीम क्या है, इसमें एक ही एग्जाम होगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। हर किसी क्वेश्चन का जो है 2 मार्क्स होंगे। कहने का मतलब है अगर हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80 हैं, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 180, सॉरी 180 और 80 कितना होता है, 160। तो 160 मैक्सिमम मार्क्स उसमें होंगे। देखो रीजनिंग की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 40। जनरल नॉलेज की बात करेंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है जो आपका बेसिक मैथ होता है 10th लेवल का, बिल्कुल इजी मैथ इसमें आता है 10th लेवल का। 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। इंग्लिश हिंदी, या तो इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। जो हिंदी को ऑप्ट करेंगे उनका हिंदी होगा, और जो चाहते हैं वो इंग्लिश में जो है इंग्लिश का पेपर देंगे तो वो इंग्लिश का ही दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। टाइम कितना होगा, 60 मिनट होंगे, मतलब कि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन को निपटाना है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला नेगेटिव कितना होगा, 0.25 मार्क्स पर ईच रॉन्ग आंसर, है ना, 0.25। 0.25 तो 1/4, 0.25 डेट विल बी 1/8 ना। अगर सपोज एक क्वेश्चन है, इसके 2 मार्क्स हैं, देयर विल नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक क्वेश्चन की 2 मार्क्स है और इसका जो नेगेटिव है 0.25 है, तो इसका मतलब वो 1/8 होगा, है ना। सपोज अगर किसी का 1 मार्क होता है, फिर उसको हम बोलते हैं 0.25 नेगेटिव है, हम बोलते हैं 1/4 होगा। यहाँ तो 1/8 है, तो नेगेटिव भी उतना इसमें है नहीं, है ना, 1/8 मार्क्स इसमें नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये इसका सिलेबस है, रीजनिंग का, जीके का, मैथ का, आप देख सकते हैं इंग्लिश का। इसके बाद जब आपका सीबीटी कंप्लीट होता है, अगर आपने सीबीटी को क्वालिफाई किया है, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसके बाद आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सीबीए कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद आपका होगा यू विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर पीएसटी और पीईटी। ठीक, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या क्या चीजें वो आप देख सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या करना है, रेस आपको क्लियर करनी है। कितनी, देखो मेल के लिए 5 किलोमीटर के रेस 24 मिनट्स में उनको कवर करनी है, और दूसरी रेस होगी 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, और 800 मीटर इन 5 मिनट। और जो कैंडिडेट्स होते हैं अदर देन बिलोंग टू, ये किन के लिए हैं, जो लद्दाख रीजन के बगैर बाकी कैंडिडेट्स है, ठीक है, उनके लिए इसमें कुछ रिलैक्सेशन होगी, जो कि हम आगे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक, ये तो हुई रही फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट की बात। अब हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि आप सपोज अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी है आपकी हाइट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए।
अब ये जो है फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन इन द हाइट्स मेंशन्ड अबव। रिलैक्स स्टैंडर्ड हाइट्स फॉर सच कैंडिडेट्स आर एज फॉलो। मतलब ऊपर वाली जो हाइट है जनरल हाइट है, मतलब कि इतनी हाइट आपको होनी चाहिए, बट इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है कुछ एरियाज के लिए जिनकी हाइट इससे कम भी अगर होगी तो चलेगी। कितनी चलेंगी वो इसमें दिया हुआ है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब की हाइट। शेड्यूल ट्राइब के लिए हाइट होनी चाहिए 162.5 फॉर मेल एंड 150 फॉर फीमेल। इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो लोग हैं उनके लिए भी रिलैक्सेशन दी हुई है, इनकी हाइट ही होनी चाहिए। इस तरह जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज है तो उनके लिए इतनी हाइट 160 होनी चाहिए। वो जो कैंडिडेट जो है जो डोगराज है, मराठाज है, कुमानीज हैं, ग्रेवालिस हैं, और जो आसाम से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल इसके 155 होनी चाहिए। जनरल हाइट 170 सेंटीमीटर है, बट अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हो और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट इतनी इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक, ये बाकी कैटेगरीज का भी आप देख सकते हैं। बाकी हम चेस्ट की बात करेंगे, भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अनएक्सपेंडेड आप 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो मिनिमम एक्सपेंशन आपका होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी रिलैक्सेशन दी हुई है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो चेस्ट मेजरमेंट्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी ascertained दैट चेस्ट इज वेल डेवलप्ड। तो मतलब जो फीमेल के लिए उनके कोई चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक, बाकी जो वेट है, आपका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब कि मेडिकल स्टैंडर्ड का एक एक चार्ट होता है। मतलब अगर आपकी हाइट 6 फीट है, आपका कितना वेट होना चाहिए, अगर आपकी हाइट 5 फीट है आपका कितना वेट होना चाहिए। ये मैंने आपको गूगल से आप इसको चेक कर सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड का, कि अगर सपोज आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हाइट के हिसाब से वेट भी होता है। एक जो है कितना होता है वो मेडिकल स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी उसको अपलोड किया होगा, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं उनका चार्ट। ठीक, तो मेडिकल इसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था आई थिंक। बाकी मैंने आपको बोला कि एडमिशन कैसे होगा, आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे उसको अप्लाई करना है। ठीक, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, पहले आपका होगा जी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जहां पे आपको आपकी हाइट आपका वेट मेजर किया जाएगा। फिर आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जहां पे आपको रेस की जाएगी। फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये स्टेजेस हैं। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी फिर आपको मिलेगी ज्वाइनिंग लेटर और फिर आप करेंगे डिपार्टमेंट ज्वाइन। ठीक, हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस टू इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्ट टू द नेक्स्ट स्टेट। ये आप देख सकते, देखो यूआर के लिए 30% है मिनिमम, जो है क्या है जी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20%। इसका मतलब क्या है कि आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिया, ठीक, आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होगा, तब जाके आप एलिजिबल होगी सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आर यू गेटिंग मी, कहने का मतलब है जब आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिया आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज अगर आपने 29% लाए तो आप एलिजिबल नहीं होगी सेकंड स्टेज के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो ये भी आप खास कर रखेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं, 160 है ना, 160, इसका 30% क्या होगा, 18, 3 1 3, 3 और 4 तो 48। तो 48 जो है 30% होता है 160 का। तो अगर आपको एलिजिबल रहना है नेक्स्ट स्टेज के लिए तो आपको मिनिमम 48% मार्क्स लाने होंगे। हालांकि इसका मतलब ही नहीं कि आप जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ये एलिजिबिलिटी है शॉर्ट लिस्ट के लिए। 48% एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। बाकी कट ऑफ कितना होगा तो उसी के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कट ऑफ आपका 100 भी हो सकता है, 110, 20, कट ऑफ कितना भी होगा डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, वो अलग बात है। बट यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको एलिजिबिलिटी है शॉर्ट लिस्ट के लिए वो है 48। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये मैंने आपको बोला बोनस मार्क्स। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट था आई थिंक। हाँ जी,
हाँ जी, इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। हालांकि अगर आपने ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करी है, आपने एसएससी के किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। तो बस इतना ही था एसएससी जो जीडी है, जिसमें क्या अराउंड 40,000 वैकेंसीज है। आई विल सजेस्ट यू, आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू कि आप इस फॉर्म को भरना। काफी इंपॉर्टेंट जो है इसमें पोस्ट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है, अच्छा जॉब रहने वाला है, पे लेवल 3 का जॉब रहने वाला है, दैट विल बी अराउंड 35,000, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो काफी अच्छी इसमें जो है पोस्टिंग होगी, काफी अच्छा जॉब होगा, एडवेंचरस जॉब होगा। तो मैं, और फी भी उतना है ही नहीं, तो फी भी 100 रुपीज है। और जो वुमेन कैंडिडेट या बाकी कैटेगरीज के जो लोग हैं, इनको जो है वो फी भी नहीं है, 100 रुपीज भी नहीं भरना है। तो आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड। और सिलेबस भी उतना कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जनरल सा सिलेबस है जो आपको हर किसी एग्जाम में होता है। तो आई रिकमेंड यू कि आप इस फॉर्म को भरना। और जो डिटेल नोटिफिकेशन है ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके रखी है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।